गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एमपी बोर्ड पर स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया था उसका थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके आगे अब हम पढ़ेंगे क्या है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, अब कंजर्वेशन का मतलब क्या है? मोमेंटम तो देखिए लास्ट क्लास में उससे पहले हमने पढ़ा था, जब सेकंड लॉ ने प्रूव किया था। हमने सेकंड लॉ को आप वीडियो देखना यदि आपने नहीं देखा है तो, उसमें हमने प्रूव किया था कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक, वो हमने पढ़ा था। मोमेंटम मतलब आप एक टाइप का इंपैक्ट सोच सकते हैं कि मान लो कुछ मास है और उसको हम कुछ वेलोसिटी से फेंकेंगे तो वो सामने वाले को कितनी तेज या धीरे इंपैक्ट करेगा, वो हम मोमेंटम सोच सकते हैं कि वो कितनी तेज या धीरे जा रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमने मोमेंटम तो पढ़ा था, तो मोमेंटम तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमें कंजर्वेशन पढ़ना है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज कंजर्व रहा है, मतलब ना तो उसमें कोई चेंज हो, ठीक है, उसकी एनर्जी जो हो वो लॉस्ट नहीं हो। हम उसको कैसे भी चेंज कर दें लेकिन उसकी एनर्जी क्या नहीं होना चाहिए, लॉस्ट। तो जैसे मान लो आपने 1 किलो गेहूं लिया, ठीक है, और उसको आपने पिसवा कर आपने क्या बनवा लिया, आटा। ठीक है, तो जो आटा है वो भी 1 किलो है और गेहूं भी कितना है, 1 किलो। यहाँ पर क्या है, सिर्फ स्टेट चेंज हो गई है। मतलब जो गेहूं था, ठीक है, उसका स्टेट चेंज होकर कहाँ हो गया, आटे में, लेकिन जो वेट है वो कितना है, 1 kg और 1 kg। ऐसे ही मान लो आपने 10 kg आइस ली, ठीक है, और उसको आपने वाटर में चेंज कर लिया, तो वाटर है वो भी 10 kg रहेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हम देखें तो जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम, मतलब जो एनर्जी है उन दोनों की वो क्या है, कंजर्व है। तो वही हमें देखना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। और ये जो लॉ है ये प्रूफ के बेस पर नहीं, मतलब प्रूफ नहीं, इसको कैसे मतलब अप्लीकेबल है, हमने बहुत सारी चीजें देखी, उनका प्रैक्टिकल किया, ठीक है, और उसके ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर ये लॉ बनाया गया है। ठीक है, और इसको हम किससे प्रूफ करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी एक्शन होती है तो उसमें हमेशा इक्वल एक्शन होगी और उसके अपोजिट इक्वल रिएक्शन होगी। जैसे मैं मान लो यहाँ पर ये पेन लेता हूँ और पेन से इस पॉम पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यदि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये जो पेन है इस पॉम को क्रॉस करके इधर तो नहीं आया। मतलब हुआ क्या कि यदि मैं फोर्स से, ये पेन से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये जो पॉम है ये भी ये पेन पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दोनों कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में। पेन है इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है और ये जो पॉम है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब आगे हम देखते हैं कि कंजर्वेशन को हम कैसे प्रूफ, मतलब जो मोमेंटम है उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो मान लो हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट हमने ले लिए हैं, उनकी इनिशियल वेलोसिटी ua और ub है। ठीक है, ये हो गया ma, ये ऑब्जेक्ट A है, इसका मास ma है, ये ऑब्जेक्ट B है, इसका मास mb है, इसको हम B ले लेते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट A है, उसका मास m1 है और वेलोसिटी u1। ऐसे ही मास ऑब्जेक्ट B है, उसका मास mb है और वेलोसिटी क्या है, ub। कब है ये, इनिशियल स्टेट में, मतलब जब हमने उनको देखा तो इनिशियल कंडीशन उनकी ये थी। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने यहाँ पर कुछ दूर पर जाने के बाद ये दोनों क्या हो गए, कोलाइड। ठीक है, इनका क्या हो गया, कोलिजन हो गया। कोलिजन मतलब टकराना। ठीक है, कोलिजन हो गया, तो यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है, B है। अब कोलिजन होने के बाद क्या हुआ, अब इनमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ठीक है, पहले ये ऐसे मूव कर रहे थे, अब क्या हुआ, दोनों इसी डायरेक्शन में थे, इस डायरेक्शन में। ठीक, अब क्या हुआ, दोनों में कोलिजन हो गया। अब कोलिजन हो गया तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, चेंज होगा तो क्या हुआ कि A है यहाँ पर है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो B है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। इनके मास में तो कोई चेंज नहीं होगा, इसका तो एम ए रहेगा, इसका भी क्या रहेगा, एम बी। अभी मैंने बताया है 1 किलो हम गेहूं लेते हैं और उसका आटा बनवाते हैं तो मास में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
इसकी va हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी vb, मतलब इनकी वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले इसकी वेलोसिटी ua थी, लेकिन बाद में कितनी हो गई v, कब हुई, आफ्टर कोलिजन। तो मतलब ये वाली जो कंडीशन है इसको हम लिख देंगे आफ्टर कोलिजन, और ये जो कंडीशन है इसको हम लिख लेते हैं बिफोर कोलिजन। मतलब जब कोलिजन नहीं हुआ था उसके पहले कंडीशन ऐसी थी, लेकिन जब दोनों टकरा गए एक दूसरे से तब कंडीशन ये वाली है। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है कि जो कंजर्वेशन है, मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है, वो जो पहले था वही कहाँ रहेगा, बाद में। मतलब कुछ भी चेंज हो, यहाँ पर ये टकरा गए लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, पहले जितना मोमेंटम था उतना ही बाद में रहेगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करते हैं हम, अब यहाँ से देखिए, हमने ये देखा, अब क्या हुआ कि मान लो हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसी से हम प्रूफ करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के दो स्टेटमेंट मैंने आपको बताए थे। पहला ऐसा बताया था कि फोर्स इक्वल टू एम है, एफ इक्वल टू एम। सेकंड लॉ हमने क्या पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था एफ इक्वल टू एम ए। तो इसको हम बोल सकते हैं द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला ये हो गया। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये हमने देखा था। ठीक है, तो हम वही देखने वाले, ये वाला यूज नहीं करेंगे हम, जो सेकंड वाला सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने यूज किया था वही फार्मूला। तो यहां पर हम देखेंगे, तो यदि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है इनिशियल का, इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। या फिर हम ऐसा करते हैं, पहले चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेते हैं, रेट नहीं निकालते, रेट थोड़ा सा हम बाद में निकाल लेंगे। इसको यहां पर क्या करें आप, रफ कर लें, इसके नीचे हम निकाल लेंगे तो आपको समझ में। इनिशियल चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल चेंज ऑफ मोमेंटम हम निकाले। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी। मोमेंटम हमने क्या पढ़ा था, एम इंटू वी। ठीक है, ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब अपने सारे लेक्चर देखेंगे, मतलब फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, क्योंकि इसमें सेकंड लॉ भी यूज हो रहा है और थर्ड लॉ भी यूज हो रहा है, किसका, न्यूटन का। तो वो लेक्चर आपने देखे तभी ये समझ में आएगा आपको। तो इनिशियल चेंज ऑफ मोमेंटम यदि हम निकाले, तो इनिशियल देखिए यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो इनिशियल इसका अलग था, इसका अलग था। ठीक है, अब चेंज ऑफ मोमेंटम यदि हम निकाले, ठीक है, इनिशियल भी हटा दीजिए, यदि हम चेंज ऑफ मोमेंटम निकालें तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, इसका हम देखें तो इनिशियल तो ये वाला था और फाइनल ये वाला है। ए ऑब्जेक्ट का देखें तो इनिशियल ये वाला है और फाइनल ये वाला है। तो यदि मैं चेंज ऑफ मोमेंटम निकालूंगा तो मैं लिखूंगा फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे लिखूंगा, चेंज ऑफ मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, किस ऑब्जेक्ट का, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, किसका लिख लेते हैं, पहले वाले का, ए का। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए, यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, किसका, ए का निकाल रहे हैं। अब ए का देखिए, फाइनल मोमेंटम यहां पर है, तो यहां पर हमने क्या ले लिया, एम ए और वी ए। ठीक है, ये फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या, ए का, यहां पर होगा, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूं, एम ए और यू ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, कौन से ऑब्जेक्ट का, पहले ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब यदि मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसका, पहले ऑब्जेक्ट का। अब देखिए, मैंने बताया था रेट, रेट मतलब क्या होता है, टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम तो हमने निकाल लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से। तो मैं टी टाइम मान लेता हूं, तो यहाँ एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाय टी, ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मैंने आपको सेकंड लॉ में बताया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये मैंने बताया। तो मतलब ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, ये फोर्स है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ए, क्या लिख सकता हूं मैं, एफ ए। ठीक है, क्योंकि ये कौन से ऑब्जेक्ट पर फोर्स है, पहले ऑब्जेक्ट पर, तो मैंने एफ ए कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही मैं सेकंड का निकालूंगा,
चेंज ऑफ मोमेंटम, कौन से ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट बी का। फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो फाइनल मोमेंटम ऑब्जेक्ट बी का, तो यहाँ पर m इंटू बी और इनिशियल यहाँ पर रहेगा m इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ फाइनल कैसे लिखूंगा, एम बी इंटू वी बी। तो मैंने फाइनल मोमेंटम लिखा एम बी और वी बी, माइनस इनिशियल क्या होगा, एम बी माइनस यू बी, एम बी इंटू सॉरी यू बी। तो ये क्या हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम, लेकिन मुझे क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यदि मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बी का निकालता हूं। ठीक है, यहां पर क्या सिर्फ रेट जुड़ा है, रेट मतलब क्या, टाइम। तो यहां पर मैं सिर्फ डिवाइड कर दूंगा इसको टाइम से, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाय टी। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं सेम वैल्यू लिख सकता हूं एफ बी, लेकिन ये फोर्स किस पर है, बी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया। अब देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। ठीक है, यहां पर थर्ड कर लेना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब मान लो जैसे पेन में यहाँ पर इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एफ ए इक्वल टू माइनस एफ बी। ठीक है, हो तो यही रहा है ना, देखिए हुआ क्या, यहाँ पर भी यही हो रहा है, ये फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पर जैसे ये टकराए, ये क्या हुआ, टकराए, मतलब क्या हुआ कि ये जो बी वाला है इसने फोर्स इधर लगाया एफ बी, और ये जो ए वाला है इसने फोर्स इधर लगाया, वो क्या लगाया, एफ ए। यही हुआ। देखिए कोलिजन पहले नहीं हुआ था तब तो ऐसी कंडीशन थी, लेकिन जब कोलिजन हुआ, दोनों एक दूसरे से टच हुए, मतलब क्या है, उन्होंने एक दूसरे पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो इसने लगाया एफ बी इधर और इस वाले ने लगाया एफ ए इस साइड लगाया। ठीक है, तो वही है कि फोर्स लग रहा है, लेकिन किस साइड, किस डायरेक्शन में, अपोजिट में। तो मैंने क्या लिख दिया, एफ ए इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी, कहां से, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, आपको ये पूरा आपको क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। मैं इतना रफ करने के बाद हम फिर यहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या लिख सकते हैं, एफ ए इक्वल टू माइनस एफ बी, ये हमने लिखा था। ठीक है, अब ये माइनस क्यों लगाया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया माइनस क्यों लगाया था, क्योंकि जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। एफ ए इधर लग रहा है तो एफ बी इस साइड लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम एक पर क्या लगाएंगे, माइनस। अब माइनस ऐसा जरूरी नहीं कि आप एफ ए पर नहीं लगा सकते, आप एफ ए पर माइनस लगा लो, एफ बी पर मत लगाओ, किसी एक को आपको माइनस मानना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ठीक, अब मैं इसको यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, वो जो यहाँ पर हमने दो इक्वेशन बनाई थी उससे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ए को, इसको लिख सकता हूँ मैं एम ए, फिर मैं लिख सकता हूँ वी ए माइनस एम ए यू ए, ऐसे ही डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ, टी इक्वल टू एफ बी को लिख सकता हूँ, माइनस पहले ले लिया मैंने, एम बी यू बी माइनस एम बी, सॉरी ये क्या है, वी बी और ये यू डिवाइडेड बाय टी। ठीक, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ देखिए दोनों में m1 क्या दिख रहा है, कॉमन, तो यहाँ m1 कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पर क्या दिख रहा है कॉमन, mb, तो mb कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ सर ma कॉमन ले लिया हमने, तो va माइनस ua डिवाइडेड बाय t इक्वल टू माइनस mb, तो vb माइनस ub डिवाइडेड बाय t, तो t से t कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, वापस से इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो यहां लिख लेता हूं मैं एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस है तो यहां पर मैं लिखूंगा, लिख दूंगा माइनस एम बी
यू बी, सॉरी एम वी वी बी, ये क्या लिखा मैंने, एम वी वी बी। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस में लिख सकता हूं एम वी यू बी। अब मैं क्या कर लूंगा, इसको अरेंज कर लूंगा, सिंपल सिंपल अरेंज करने पर कैसे लिख सकता हूं मैं, इस माइनस वाले को इस साइड ले आओ और इस वाले को इस साइड ले जाओ, ठीक है, ये माइनस में इसको इस साइड ले जाता हूं और ये माइनस वाले को इस साइड ले आता हूं, तो मैं लिख सकता हूं, इसको मैं इस साइड मूव कर रहा हूं और इसको मैं इस साइड मूव कर रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं एम ए वी ए, इसको मैंने इस साइड लिया है ये वाले पार्ट को, तो मैं लिख सकता हूं प्लस एम वी वी बी इक्वल टू, इस वाले को मैंने लिखा एम, या फिर इस वाले को मैं ले जाता हूं, ठीक है, इसको इधर ले गया, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ठीक। अब ये देखिए ये क्या आ गया हमारा मोमेंटम, मतलब आखिरी में जो इक्वेशन थी वो आ गई। यहां पर आप देखोगे तो इस साइड जो वेलोसिटी है वो क्या है, देखिए ये क्या है, वी बी वी ए है और ये क्या है, वी बी है। अब v कौन सी वेलोसिटी थी, v कौन सी वेलोसिटी होती है, फाइनल, तो ये कौन सा मोमेंटम है, ये कौन सा मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, दोनों ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम है ना, देखिए एम ए वी ए इक्वल टू एम बी वी बी, ये किस कौन सा मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, इक्वल टू ये क्या है, ये यू ए है, ये क्या है, यू बी है, मतलब यहां की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। तो यहां से बोल सकते हैं हम कि फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, मतलब जो एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व्ड है, स्टार्टिंग में जो मोमेंटम था या जो इनिशियल मोमेंटम था वो किसके इक्वल टू है, फाइनल मोमेंटम के। यहाँ पर ये जो कोलिजन हुआ है इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो यही बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पर लिख देता हूं मैं, the momentum of an object before and after collision remains unchanged whether remains unchanged if लिख लीजिए, if no external force is applied, ठीक। तो यहाँ पर ये आपको स्टेटमेंट लिखना है, इसके बाद ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, मतलब ये जो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में, तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, मतलब फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, रिमेन्स अनचेंज्ड इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए हमने स्टार्टिंग में कोई फोर्स नहीं लगाया, यहाँ पर फोर्स लगाया है क्या, कोई फोर्स हमने अप्लाइड नहीं किया है। देखिए फोर्स हम कौन सा मान रहे हैं, जब वो एक दूसरे को कोलाइड करेंगे तब, मतलब यहाँ पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, वो कुछ वेलोसिटी से चल रहे होंगे और चलने के बाद कुछ दूर चलने के बाद वो क्या हो रहे हैं, कोलिजन हो रहा है उन दोनों का, मतलब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लीकेबल है, कब अप्लीकेबल है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है तो वहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज नहीं कर सकते। अब ये जो हमने पढ़ा है ये किस लिए जरूरी है, तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है, तो इसको हम देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसका यूज करते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पर आपको ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से लिया गया है, कैसा लिया गया है, तो ये आपको एक दो बार पढ़ना है, लिख लेना है, जितनी चीजें मैंने बताई है आपको, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपको पढ़कर रखना है, ठीक है। तो हमारा जो आज का लेक्चर है इसमें आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे आएंगे क्या, न्यूमेरिकल।
तो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपके पास आ सके। ओके, थैंक यू।